हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद वीवी पर। शिक्षण कौशल हमारा टॉपिक चल रहा है। शिक्षण कौशल आपके सुपर टेट में 10 नंबर का है, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें हमने 4th क्लास डिस्कस कर ली है। अगर आपने अभी नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में से देख लीजिएगा, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम कवर करेंगे शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, चलिए आप अपने साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। कॉपी पेन जहां पर इंपोर्टेंट होगा उनको डिस्कस करते चलेंगे, नोट करते चलिए। और वन लाइनर क्वेश्चन की क्लास जो होगी उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे पूरी शिक्षण कौशल की। ठीक है, चलिए सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, शिक्षण क्या है? शिक्षण का अर्थ होता है सीखने में सहायता करना या ज्ञान प्रदान करना। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। कह सकते हैं कि शिक्षण और अधिगम में गहरा संबंध होता है, कि शिक्षण के बिना अधिगम पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अधिगम की। अधिगम क्या है? अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम जर्मन में लर्न और इंग्लिश में लर्निंग कहा जाता है अधिगम को। अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म से ही मनुष्य कुछ ना कुछ सीखता रहता है और जीवन पर्यंत सीखता है। धीरे धीरे वह वातावरण से समायोजित करना सीख जाता है और इस प्रक्रिया को मनोविज्ञान में सीखना या अधिगम कहा गया है। मनुष्य का जब जन्म होता है तो मनुष्य सीखता है। मनुष्य और जानवरों में क्या सीखना ही तो विभेद करता है। जानवरों को हम क्या कर सकते हैं? आरंभ में प्रशिक्षित तो उन्हें कर सकते हैं, लेकिन वो पढ़ाई नहीं जाते। लेकिन माता पिता क्या करते हैं? अपने बच्चों को विद्यालय क्यों भेजते हैं? सिखाने के लिए भेजते हैं। और मनुष्य जन्म के बाद से ही सीखना प्रारंभ कर देता है। धीरे धीरे वो अपने वातावरण से समायोजित करने का प्रयास करता है, और इस समायोजन जब वो करता है तो उसके कुछ अनुभव जो उसके होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, उनसे वो लाभ उठाने का प्रेरण करता है। और मनोविज्ञान में इसी को क्या कहा गया है? इसी को मनोविज्ञान में अधिगम या सीखना कहा गया है। हम जो भी कुछ हमारे सोचना, खाना पीना, जो हम चलते फिरते हैं, जो हम वेशभूषा पहनते हैं, ये सभी तौर तरीके हम जो सीखते हैं उसी पर तो निर्भर करते हैं। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा पूरा संपूर्ण जीवन है, व्यक्ति पूरे जीवन जब से जन्म लेता है और मृत्यु तक कुछ ना कुछ हमेशा सीखता रहता है। व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन क्या है? अधिगम है। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जब कोई छोटा बच्चा जलती मोमबत्ती को हाथ लगाता है तो हाथ जलने पर उसे जलने का अनुभव होता है। नेक्स्ट टाइम अगर हम उसके सामने जलती हुई मोमबत्ती लेकर आएंगे तो वह उसको नहीं छुएगा। क्यों? क्योंकि अनुभव के आधार पर उसके स्वाभाविक व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ है वो क्या आता है? वही तो अधिगम है। अगर वो उसके सामने आप मोमबत्ती लेके आओगे और उसका पहले हाथ जल गया, उसने दोबारा भी उस मोमबत्ती को छू लिया, तो इसका मतलब क्या? उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ है। तो वो आदमी कैसा है? वो आदमी पागल होगा। अगर वो उस चीज से अनुभव लेकर अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है तो वहां पर लर्निंग हो रही है, वहां पर इसका मतलब अधिगम हो रहा है। ठीक है, जो कुछ भी सीखते हैं अपने जीवन को सरल सुगम बनाने के लिए, घर के आसपास से, वातावरण से, माँ बाप से, स्कूल से, समाज से, तो यही सब अधिगम होता है। नेक्स्ट है सीखना। क्या है? सीखना है नए अनुभव ग्रहण करना। ठीक है, सीखना नए अनुभव ग्रहण करना है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना जीवन भर चलता रहता है। ये कैसी प्रक्रिया है कि हम व्यक्ति अपने जन्म के समय से ही माता पिता, भाई बहन से, परिवार से, अन्य सदस्यों से सीखता रहता है, समाज से सीखता है, धार्मिक संस्थाओं में जाता है, संगी साथियों से सीखता है। ठीक है, तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना स्थानांतरित होता है। स्थानांतरित होता है कैसे होता है? अधिगम का स्थानांतरण आपने पढ़ा होगा, सकारात्मक, शून्य और नकारात्मक। 3 प्रकार का स्थानांतरण होता है। सकारात्मक होता है जब पुराना सीखा नए सीखे में सहायता करता है, तो वो हमारा होगा सकारात्मक स्थानांतरण। शून्य स्थानांतरण जब पुराना सीखा काम ना आए। अगर आपने ज्योग्राफी आपको आती है, भूगोल आपको आता है, तो वो मैथ में आपके किसी काम नहीं आएगा, वहां पर होगा आपका शून्य स्थानांतरण। नकारात्मक होगा जब पुराना सीखा हुआ नए सीखे में बाधा उत्पन्न करे। अगर किसी ने यहाँ पर इंडिया में गाड़ी चलानी सीख ली तो उसे यूएसए में गाड़ी सीखने में परेशानी होगी, वहां पर होगा आपका नकारात्मक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है। गेट्स और अन्य की परिभाषा है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है। यूपी टेट, सुपर टेट, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, इसके अलावा एक रो की परिभाषा है कि सीखना आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। और एक वुडवर्थ की डेफिनेशन पूछी जाती है, नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही क्या है? सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो 3-4 डेफिनेशन है जो आपको अधिगम की याद करनी है। स्किनर की डेफिनेशन है, तो ये चारों डेफिनेशन आपको याद करनी है। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो आपकी गेट्स और अन्य की पूछी जाती है। सीखना सार्वभौमिक है।
सीखना सार्वभौमिक है। सीखने का गुण केवल किसी मनुष्य में ही नहीं होता, संसार के सभी स्थान, सभी जीवधारियों में पाया जाता है। ठीक है, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी कुछ ना कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो सीखना क्या है? सीखना सार्वभौमिक है। सीखना विवेकपूर्ण है। सीखना विवेकपूर्ण कैसे है? सीखना विवेकपूर्ण है। सीखना विवेकपूर्ण है। अगर हम किसी बात को बिना सोचे समझे जो भी हम बात सीखते हैं तो उसमें हमें हमेशा क्या लगती है? असफलता हाथ लगती है। और किसी बात को अगर हम विवेकपूर्ण होकर सीखते हैं तो वह बात हम शीघ्रता से और सरलता पूर्वक सीख सकते हैं, क्योंकि उस चीज को हम सोच समझकर बुद्धि का प्रयोग करके सीख रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि सीखना कैसा है? सीखना विवेकपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अधिगम के सिद्धांत। देखिए, सिद्धांत को क्या होते हैं? सिद्धांत ये बताते हैं जब कोई भी घटना होती है, किसी घटना का क्या कारण है, तो ये हमें सिद्धांत बताते हैं। अधिगम क्यों होता है, कैसे होता है, ये हमें सिद्धांत बताते हैं। तो अधिगम के सिद्धांत को दो भागों में बांटा गया, एक व्यवहारवादी सिद्धांत और दूसरे संज्ञानवादी सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांतों का मानना था, सबसे पहले मनोविज्ञान को क्या आत्मा का विज्ञान माना गया, उसके बाद आत्मा का विज्ञान अरस्तु ने माना था, इसके बाद टेम्पोलॉजी ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा, इसके बाद उसको चेतना का विज्ञान कहा गया, और अब आधुनिक युग में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। व्यवहारवादी वैज्ञानिक कौन है? पावलोव है, बीएफ स्किनर, थॉर्नडाइक और क्लार्क और हल, ये सभी व्यवहारवादी विज्ञान है। ये मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। इसके बाद दूसरा है संज्ञानवादी सिद्धांत। ये गेस्टाल्ट संप्रदाय से रिलेटेड था। इनमें जो समर्थक थे इनके मैक्स वर्दिमर, वोल्फगंग कोहलर, कर्ट लेविन, ये सभी कॉफका, ये क्या थे? ये अधिगम के संज्ञानवादी सिद्धांत से रिलेटेड थे। इन्होंने सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। कर्ट लेविन का क्षेत्रवाद का सिद्धांत मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, व्यवहार के प्रवर्तक कौन है? व्यवहार के प्रवर्तक या जनक किसको? वाटसन को माना जाता है। पावलोव, यहाँ से आपके इंपोर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इनका कभी कभी पूरा नाम पूछ लिया जाता है या पूछा जाता है कि इनके सिद्धांत के अन्य क्या नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी आपको नोट करने हैं। पावलोव का पूरा नाम है इवान पेट्रोविच पावलोव। पहले रूसी नोबेल पुरस्कार विजेता थे। 1904 में इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। डेट आपको यहाँ पर ये याद रखनी है। अनुबंधन का जनक किसको कहा जाता है? पावलोव को कहा जाता है। इन्होंने अपना प्रयोग किया था कुत्ते पर। इनके सिद्धांत के अन्य नाम अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, क्लासिक कंडीशनिंग थ्योरी, प्रतिस्थापक का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत के नाम से इनके सिद्धांत को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बीएफ स्किनर की। बीएफ स्किनर का पूरा नाम है बसहुस फ्रेडरिक स्किनर, और 1938 में इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्होंने अपना प्रयोग किया था कबूतर पर और चूहे पर। ठीक है, और अन्य नाम है इनके सिद्धांत के रिक्त प्राणी उपागम सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत। ये सभी नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं। ठीक है, आगे आते हैं थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का पूरा नाम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ठीक है, और आधुनिक विज्ञान के जनक किसको माना जाता है? थॉर्नडाइक को माना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि आधुनिक विज्ञान के जनक कौन है, तो थॉर्नडाइक है। और 1913 में इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। शिक्षा मनोविज्ञान इनकी पुस्तक है जिसमें इन्होंने अपने सिद्धांत का वर्णन किया था। भूखी बिल्ली और मछली पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। अन्य नाम है इसके प्रयास और भूल का सिद्धांत। प्रयास और भूल का सिद्धांत मोस्ट इंपोर्टेंट है। थॉर्नडाइक को किस नाम से जाना जाता है? प्रयास और भूल के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत है, संयोजनवाद का सिद्धांत है, अधिगम का बंध सिद्धांत, हर्ष दुख का सिद्धांत और एसआर थ्योरी, ये इनकी थी। ठीक है, इसके अलावा देखिए संज्ञानवादी और व्यवहारवादी। व्यवहारवादी किसको सबसे ज्यादा महत्व देते थे? पुनर्बलन को इन्होंने सबसे अधिक महत्व दिया था व्यवहारवादी ने। अनुक्रिया, उद्दीपक और अभिप्रेरणा, इन सबको इन्होंने सबसे अधिक बल दिया था। व्यवहारवादियों का कहना था कि जो अधिगम होता है वो यंत्रवंत होता है, और संज्ञानवादी कहते थे अधिगम यंत्र के द्वारा यंत्रवंत नहीं होता, अचानक से होता है। मतलब कह सकते हैं कि अधिगम जो है मानव और पशु दोनों कर सकते हैं। यंत्रवत होता है कि अधिगम पशु और मानव दोनों कर सकते हैं। संज्ञानवादी का कहना था कि केवल मानव ही सीख सकते हैं, अधिगम कौन? मानव ही कर सकता है। व्यवहारवादी कहते थे कि अधिगम धीरे धीरे होता है, इसमें समय लगता है। संज्ञानवादी की सोच थी कि व्यवहार जो मनुष्य सीखता है सूझ के माध्यम से सीखता है, अचानक सीखता है, अधिगम अचानक होता है। ठीक है, तो ये इनकी थ्योरी में थोड़ा सा डिफरेंस था। नेक्स्ट है क्लार्क और हल। इन्होंने दिया था चालक न्यूनता का सिद्धांत, प्रयोग किया था इन्होंने चूहे पर। क्लार्क हल ने कहा था कि बच्चा चाहे जो भी करे उसे फीडबैक अवश्य देना चाहिए। ये किसका? पुनर्बलन का सिद्धांत कहता है। इनके सिद्धांत को अन्य नाम से जाना जाता है पुनर्बलन का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, अंतर्नोद का सिद्धांत, मध्यमार्गी सिद्धांत
आवश्यकताओं की कमी का सिद्धांत, निगमनात्मक सिद्धांत, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत और प्रणाली व्यवहार के सिद्धांत के नाम से चालक न्यूनता के सिद्धांत को जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट है हॉर्मिक मॉडल। हॉर्मिक दृष्टिकोण आया था, इस किसकी? मैकडूगल की देन थी। मैकडूगल ने क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल प्रवृत्तियों का कितना? 14 मूल प्रवृत्तियों का वर्णन किया है मैकडूगल ने। इन्होंने कहा था अधिगम को लक्ष्य केंद्रित स्वरूप पे जोड़ दिया था कि अधिगम लक्ष्य को सामने रखकर दिया जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि लक्ष्य केंद्रित अधिगम किसने कहा था, तो हॉर्मिक दृष्टिकोण था ये। ठीक है, सो फ्रेंड, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत आज की क्लास में हमने कवर किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। नोट देखिए, अभी समय है, आपके एग्जाम में अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो आप अपने नोट्स को इनको अच्छे से मेंटेन कीजिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा और इनको समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद जो वन लाइनर क्वेश्चन होंगे शिक्षण कौशल के, उन सभी की क्लास को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आप लगा सकते हैं अगर आपको थ्योरी आपका बेस क्लियर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को फ्रेंड के साथ में लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और हाँ फ्रेंड, अब जितने भी आप लोग सब वीडियो को देखते हैं, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।